यही जनून यही ख्वाब एक मेरा है, वहां चिराग जला दो जहां अंधेरा गहरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आप दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका एग्जाम है बिल्कुल पास आ चुका है रिट का, चाहे वो रिट लेवल फर्स्ट हो चाहे रिट लेवल सेकंड हो, और आप तैयारी कर रहे होंगे और पूरे जुनून से कर रहे होंगे। इसी जुनून को बढ़ाने मैं आ गया हूं। लास्ट समय आपका जो ये 7-8 दिन 10 दिन बचे हैं उसका पूरा उपयोग करेंगे, और मैं आपके सामने जो खास तौर से रिट लेवल फर्स्ट है उनके लिए जो 30 नंबर पर्यावरण अध्ययन के हैं, किसके हैं? पर्यावरण अध्ययन के हैं, उनमें से 29 भी नहीं होगा। बस शर्त है आप जो अब, क्योंकि वो समय नहीं रहा है जिसको हम अपनी क्लासों को लंबी खींचते रहे, चीज़ों को समझाते रहे। आपके सामने जो हमारे उड़ान क्लासेज के नोट्स है, ऑफलाइन बैच के नोट्स है, बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क रूप से, कोई पेमेंट नहीं होगा, कोई आपको शुल्क देना नहीं होगा। आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रूप से हम ये करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, न कम है न ज्यादा है, एग्जाम में आने वाले पॉइंटेड नोट्स है ये, और ये वादा करता हूं मैं, एग्जाम देखने के आज जब वापस आकर बात करेंगे ना, तो उस समय आप पाओगे कि वास्तव में इन नोट्सों में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, और बाहर जाए तो मैं हूं। आपको केवल कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को देखना है, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं नोट्सों को एक बार देख लेना है। जल्दी से समझाने का समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि कार्य ज्यादा करवाना है, समय कम है, और कम समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इतना है, आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा। रिट के इस लास्ट समय में हथौड़ा हम ही मारेंगे भाई, तो तैयार हो तो देखिएगा। हम बात करेंगे अपने इन टॉपिकों की, बिल्कुल इजी टॉपिक है आपका। अपना टारगेट क्या है भाई मुन्ना? टारगेट है भाई बिल्कुल रिट, और ये रिट तो पीएचडी हमें करवा कर रहेंगे आपको। देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे दोस्तों, अपन बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ना उनसे बाहर जाएंगे न इनसे कम करेंगे। आपके लिए हमारा एक टॉपिक है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। देखो भाई, ज्ञान बांटने का तो हजारों हैं, लेकिन इस समय केवल वही ज्ञान देना है जो एग्जाम में पूछे। तो बात करें यहां पर, सिंपल सा रहेगा। आपका राष्ट्रीय ध्वज सभी को पता है क्या है? तिरंगा है, सभी को पता है ना, तिरंगा है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और राष्ट्रीय गान क्या है रे? जन गण मन। राष्ट्रीय गान क्या क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। क्या रहे? वंदे मातरम। इनके बारे में फालतू की आपको कौन गया है, कब गया है, ये कोई भी क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं है। विश्वास कीजिएगा, आप से एग्जाम के बाद जब भी हम मुलाकात होगी, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। आप सोचे कि यहाँ पर तो बिल्कुल इजी वे में है, इजी वे में नहीं, आपके उन क्वेश्चनों में आने वाले हैं जो आप एग्जाम देते समय बैठोगे। तो देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? एक बार बोलो भाई। तिरंगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। राष्ट्र गीत क्या है? वंदे मातरम। इतना ध्यान में रखना भाई। राष्ट्रगान तो क्या है? जन गण मन है। और राष्ट्र गीत क्या है? वंदे मातरम है। आगे बढ़े दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खान पान की। देखो भाई, आप दुनिया भर के खान पानों के बारे में किताबों में पढ़ोगे, हम बात वही करेंगे जो एग्जाम में पूछने वाला है, और बछीड़ मारकर पूछेगा वो जाएगा कहां पर? इन्हीं में से आने वाला है। देखो भाई, खान पान से संबंधित बात करें तो आपको याद रखना होगा, इटली में क्या है? इडली डोसा। इडली डोसा। और गोवा में क्या है? नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। किसके तेल से रे भाई? नारियल, कोकोनट ऑयल। तो याद रखना भाई, जो आपका जो कोकोनट ऑयल में बनी जो मछली है वो गोवा का जो मुख्य है खाना है।
जबकि बात करें कश्मीर की तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली मुख्य वहां का खाना है, ये याद रखना है भाई। और केरल में बात करें, ये मोस्ट है, ध्यान में रखना, पूछ लेगा, टेपियोका, कौन सा होकर है, टेपियोका। टेपियोका कहाँ का मुख्य भोजन है, केरल का है। कहां का है, केरल का है। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी चूरमा कहां का खान पान है, राजस्थान का है। और तुम तो राजस्थान के हो, तुमसे बेहतर कौन समझ पाएगा। हम दाल बाटी चूरमा खाते हैं, राजस्थानी चूरमा कहलाते हैं। पंजाब का क्या है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। क्या है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। उसी प्रकार से बिहार का क्या है, लिट्टी चोखा। कौन सा चोखा, लिट्टी चोखा। गुजरात का ढोकला खमन, गुजरात का क्या है, ढोकला खमन है। और पंजाब का क्या है, दाल भात, सॉरी पश्चिम बंगाल का, इसका पश्चिम बंगाल का। पंजाब का तो हो गया सरसों का साग और मक्के की रोटी। पश्चिम बंगाल का क्या है, दाल भात है। तमिलनाडु का क्या है, इडली डोसा। तमिलनाडु का क्या है, इडली डोसा। और कर्नाटक का क्या है, मैसूर का मसाला डोसा। थोड़ा इसमें अंतर रख सकते हो। देखो 3 आधार पर आपके सामने देखना, एक तो हो गया दक्षिण भारत, जिसमें आपका तमिलनाडु भी आ जाता है, कर्नाटक भी आ जाता है। उसमें सीधी बात करें तो दक्षिण भारत के पूरे क्या प्रसिद्ध है, इडली डोसा। जबकि अगर बात करें तमिलनाडु की तो यहां पर भी तमिलनाडु का भी यही है। और कर्नाटक के में अंतर क्या है, इसमें मसाला डोसा, ये इतना सा आपको पता होना चाहिए। तो कर्नाटक में मसाला डोसा है, और किसका, मैसूर का। किसका, मैसूर का। और तमिलनाडु में क्या है, इडली डोसा। यानी कि दक्षिण भारत का मुख्य कौन सा है, इडली डोसा। तो इसका एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर कह रहा हूं, ये मंगलराम चौधरी का वादा है, एक बार अपन कमिटमेंट कर दिए तो कर दिए। स्क्रीनशॉट लेकर तैयार रखिएगा। एग्जाम में अगर खान पान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो फिर इन्हीं में से आएगा। तो ये हो गया है दोस्तों। अब हम बात करें जल संसाधन। तो देखो भाई, आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं। कितने टॉपिक हो चुके हैं, 2 टॉपिक हो चुके हैं आपके। एक तो हो चुका है राष्ट्र प्रतीक से संबंधित टॉपिक हो चुका है, एक हो चुका है आपका खान पान से संबंधित हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उनसे बार बार रिवाइंड कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है उनमें। अब बात कर ले दोस्तों जल संसाधन। भाई जीऊंगी नहीं तो पीऊंगी कैसे, ये एक आपने देखा होगा, पहले ट्रकों के पीछे खूब लिखा हुआ आता था, वो पेट्रोल के लिए लिखा होता था। लेकिन मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है, जल संसाधन है। और जल पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। और उनमें भी आपने देखा होगा, जल हालांकि पृथ्वी पर काफी मात्रा में है। आपने देखा अधिकांशतः 2/3 भाग पर कौन ही है, जल ही तो है। 71% भाग पर क्या है, जल ही तो है। लेकिन फिर भी पीने योग्य जल की क्या है, कमी है। तो हम देखेंगे दोस्तों जल संसाधन। पृथ्वी को क्या कहा जाता है बेटा, नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो आपने देखा कि इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। किसको, पृथ्वी को, अर्थ को। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा इनके 2/3 भाग पर क्या है भाई, जल है। पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जल है। और 29% भाग पर क्या है दोस्तों, थल है। इतना आपको ध्यान में रखना होगा। जल मंडल में जल के सभी रूप क्या किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। महासागर हो, चाहे नदियां हो, चाहे झील हो, चाहे हिम नदियां हो, चाहे भूमिगत जल हो, तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में सम्मिलित हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जलमंडल में सम्मिलित किया जाता है वो चाहे महासागरों का जल हो, चाहे हिमनद का जल हो, चाहे भौम जल हो, चाहे नदियों का जल हो, चाहे वो झीलों का जल हो, किसी भी प्रकार का जल हो, चाहे वो
जल वाष्प के रूप में ही क्यों जल ना हो, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो महासागरों में कितना, 97.5% भाग पर, कितना भाई, 97.5% भाग पर, यानी कि 97.5% भाग तो महासागरों में जल, महासागरों में जल है। जबकि सामान्यतः महासागरों के अलावा कितना हो गया, आपको भी पता है भाई, 2.5%। तो जो क्या है, अलवणीय जल, क्या है, अलवणीय जल 2.5। हालांकि फैक्ट की बात करें तो फैक्ट में ध्यान में रखना दोस्तों, 2.7% भाग पर क्या है, अलवणीय जल है। तो याद रखना है, दो ऐसे बोलचाल में कह दे तो 2.5% अलवणीय जल है। अलवणीय जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं, ये याद रखना है, नदी है, ताल है, सोते हैं, हिमनद है, ये सभी किसके स्रोत है, अलवणीय जल के, यानी कि मीठे पानी के स्रोत कौन से हो गए बेटा, नदी हो गई है, ताल हो गए हैं, सोते हो गए हैं, हिमनद हो गए हैं। जल एक महत्वपूर्ण क्या है, नवीनीकरण संसाधन है। आपको पता है ये समाप्य संसाधन नहीं है, बल्कि क्या है, नवीनीकरण संसाधन है और एक प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर कितने प्रतिशत भाग पर है, 3/4 भाग पर है। कितने चौथाई भाग पर है, 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, जल ग्रह कहा जाता है। यह बात हो गई चोरों। अब बात कर लेते हैं महासागर पृथ्वी की सतह के कितने, 2/3 भाग को घेरे हुए हैं। कितने तिहाई भाग को, 2/3 भाग को घेरे हुए हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानव उपयोग के लिए क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। धन भी बेरो है भाई। अगर महासागरों का जल है पीने के लिए उपयुक्त होता तो हम इस जल संसाधन को इतना महत्व देते क्या, क्योंकि हमें पता है महासागरों में जल की कोई कमी नहीं है, फिर भी पीने योग्य जल की क्या है, कमी है। और हमारे पास वर्तमान में इतनी तकनीकी नहीं है कि महासागरों के जल का हम क्या कर सके, पीने योग्य उसे बना सके। अगर तकनीकी मौजूद है तो वो खर्चीली है, तो इसलिए उनका उपयोग किया नहीं जा सकता। तो देखिएगा, महासागर में लवणीय जल है जो मानव के लिए क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल के केवल 2.7%, ये याद रखना भाई, फैक्ट में है ये। कितना प्रतिशत है, 2.7%। इसका लगभग 70%, इस 2 पॉइंट का भी कितना, 70% भाग तो किसमें है बेटा, बर्फ की चादरों पर और हिमानियों के रूप में। कहां पर, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी कि इन देखो, एक तो मात्र 2.7% भाग की पीने योग्य जल है और उनमें भी 70% तो किसमें है, बर्फ के रूप में। अब बर्फ का रूप में भी जल अपने आप में, जैसे मान लीजिएगा आप लद्दाख चले जाइएगा, लद्दाख में आपने देखा होगा बर्फ ही बर्फ है, लेकिन पीने के पानी की समस्या है। क्यों, क्योंकि बर्फ को तो तुम पी नहीं सकते ना, तो उन्हें गर्म करना पड़ता है, विभिन्न समस्याएं आती है। तो आपने देखा कि ये जो 70% है वो बर्फ की चादरों के रूप में, हिमानियों के रूप में, अंटार्कटिका हो, ग्रीनलैंड हो या पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और केवल 1% अलवणीय जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। ये देखो, हम कह सकते हैं बेटा कि 2.7% जल है वो अलवणीय है और इनमें से मात्र कितना, 1% जल मानव उपयोग के लिए है। उपयोग के लिए है, जबकि बाकी का जो जल है वो 70% जल तो मीठा है लेकिन पीने योग्य इस रूप में काम में नहीं आ सकता, क्योंकि वो बर्फ के रूप में है, चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो,
चाहे वो पर्वतीय चोटों के रूप में हो तो वो बर्फ में जमा हुआ है और वो इस रूप में पीने योग्य के काम में नहीं आ सकता। तो केवल और केवल याद रखना, मानव उपयोग के लिए तो कितना जल उपयुक्त है? 1% जल ही उपयुक्त है। और वो भी कहां पर है? ये भौम जल नदियों के रूप में, झीलों में, पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में मौजूद है। अब भाई 1% जल, और वो भी आपके नदियों के रूप में है, झीलों के रूप में है, जलवाष्प के रूप में है, भौम जल के रूप में है। अब आपने देखा होगा ये 1% जल में भी समस्या इस रूप में आती है क्योंकि आपने झीलों को दूषित होते हुए देखा होगा, प्रदूषित होते हुए देखा होगा, नदियों को प्रदूषित होते हुए देखा होगा। तब भी तो आपको पता है नमामि गंगे या स्वच्छता के तहत उसको सफाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये 1% जो जल है इनके रूप में, पीने के रूप में है, उनमें भी क्या हो रहा है? वो जल भी क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। तो देखिएगा, इसलिए जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। सबसे अधिक मूल्यवान क्यों? जल की कमी तो नहीं है। आपने देखा 71% भाग पर क्या है? पृथ्वी के जल है, लेकिन इनमें 71% भाग पर होते हुए भी आपने देखा कि 97.5% तो लगभग क्या है? यही महासागरों में स्थित है। और आपने देखा 2.5 से लेकर 2.7% जल क्या है? पीने योग्य है, यानी कि उसको हम मीठे जल के रूप में, लेकिन मानव के उपयोग के लिए कितना? 1%। बाकी 70% तो बर्फ के रूप में है। और जो 1% जल है वो भी विभिन्न प्रकार से क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। और इसीलिए इस पृथ्वी पर जल एक मूल्यवान संसाधन है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न ही घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा क्या रहती है बेटा जी? स्तर रहती है। क्या रहती है? स्तर। क्यों? क्योंकि आपने देखा, आप सोचते होंगे कि जल के बारे में इतनी बातें होती है, जल कम हो रहा, कम नहीं हो रहा, जल तो जितनी मात्रा में है उतना ही है, लेकिन वो दूषित हो रहा है। वो क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। क्योंकि आप समझिएगा, जल न तो घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता, क्योंकि जलीय चक्रण के माध्यम से वो वापिस वर्षा होती है और वर्षा के माध्यम से धरातल पर वहा के रूप में आता है, और वहां से होते हुए नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, और वापस कहां चला जाता है? समुद्र में। और समुद्रों से जल वाष्प के रूप में कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो जल न तो बढ़ाया जा सकता न घटाया जा सकता, बल्कि इसकी कुल मात्रा क्या रहती है दोस्तों? स्तर रहती है। ये आपको पता रहा। जल चक्र। जल चक्र किसे कहते हैं? जल वाष्पीकरण, वर्षण और वहा की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु और भूमि पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रण गतिशील है, जिसे जल चक्र कहा जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो आपने देखा होगा कि ये समुद्र है, यहां से जल वाष्पीकरण होकर कहां चला जाता है दोस्तों? ऊपर चला जाता है, वायुमंडल में चला गया। और वायुमंडल में ये किसका रूप ले लिया? बादलों का रूप ले लिया। और बादलों का रूप लेने के बाद ये क्या होता है? सघन होता है। क्या होता है? संघनन की प्रक्रिया होती है। और संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से ये वापिस बूंदों के रूप में कहां पर आता है? धरातल पर आता है। और पर्वत है, पर्वतों के माध्यम से वाहित होता है, वाहित होकर ये किसमें? नदियों में। और नदियों में वापिस कहां पर? सागर में आ जाता है। और सागर में यही प्रक्रिया वापिस चलती रहती है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों?
जल चक्रण कहा जाता है। तो यही बात ऊपर कही जा रही है कि जल वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि व पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रित गतिशील है, जिसे जल चक्र कहा जाता है। जल कृषि उद्यानों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग व बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अलवणीय जल है वो लगातार कम हो रहा है, सूख रहा है और इसका प्रदूषित हो रहा है। और ये कारण क्या है कम होने के? आपने देखा होगा एक जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अगर कृषि पर दबाव ज्यादा है, खाद्यान्नों पर दबाव ज्यादा है, तो खाद्यान्नों में जो खाद्य उत्पादन की जो फसलें की जाएगी उनको सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है और वो भी मीठे पानी की आवश्यकता होती है। तो मीठे पानी उनमें ज्यादा खर्च होगा तो कमी आएगी। दूसरा आपने देखा अगर बेहतर जीवन स्तर हो रहा है और जो लोग हैं शहरों में निवास कर रहे हैं तो उनको विभिन्न चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। इस कारण में भी क्या रहा है, जल की कमी हो रही है। तो देखिएगा अगर हम बात कर ले तो अब जल प्रबंधन एवं संरक्षण की बात कर लेते हैं। वन और वन्य वनस्पति और धरातलीय प्रवाह को वन जल वनों के माध्यम से व वनस्पति के माध्यम से जो धरातल पर बहकर जल चला जाता है सागरों में, नदियों में, उनको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है ताकि वो भूमिगत रूप में क्या हो सके, बढ़ोतरी हो सके। तो ऐसे हम मीठे जल को रोक सकते हैं। यानी कि बारिश जो ऊपर से आई आने के बाद आपने देखा अगर वनस्पति नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, वन नहीं होंगे तो भाई सीधा सा बहकर कहां चला जाएगा, नदियों में जाएगा। और नदियों में जाने के बाद वो कहां पर, महासागर यानी कि लवणीय जल में जाकर मिल जाएगा। उसे हम कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, भौम जल बढ़ा सकते हैं। किसके माध्यम से? अगर वन बढ़ा दें, अन्य वनस्पति बढ़ा दें तो जल यहीं पर रुक जाएगा। जल रिसाव को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। कैसे? जैसे खेतों में संचित करने वाली नहरों को ठीक से क्या किया जाए, पक्का करना चाहिए। यानी कि अगर हम पक्की निर्मित नहरें कर दे तो भूमिगत जो जल है वहां पर रिसाव नहीं होगा और इससे भी मीठे पानी की क्या होगी, बचत होगी। और रिसीव या वशीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावित विधि है। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में ऐसे ही एक तो पीने के पानी की समस्या कम है, फिर भी आपने देखा होगा गांव में ये मोटा सा नल ढका देते हैं, भैया 7 की मोटर लगा दी और जा रहा है पानी, बह रहा पानी बिना कोई देख रेख में इसी। और वो कौन सा पानी, मीठा पानी। अगर वहां पर हम इन स्प्रिंकलरों यानी कि फव्वारा सिंचाई का प्रयोग कर ले तो जल को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। कृषि में जो फव्वारा पद्धति है वो उन्नत कृषि यानी कृषि उत्पादन को भी बढ़ाएगी और जल को भी क्या करेगी, बचाने का काम करेगी। इसके अलावा वाष्पीकरण की अवधि दर को शुष्क प्रदेशों में कम करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, ड्रिप या टपकन विधि। आपने देखा होगा छोटी छोटी जो नालियां हैं उन्हें जिसे हम नलकियां कहते हैं उनमें छिद्र होते हैं, तो उसे ड्रिप सिंचाई के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, टपकन विधि के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, मीठे जल को बचा सकते हैं कृषि में कम उपयोग करके। यह विधि भी क्या है, बहुउपयोगी है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 22 मार्च को कौन सा दिवस है, जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना होगा, आप तैयारी किसकी कर रहे हो, रेट लेवल फर्स्ट की कर रहे हो और आपको थनबेरो भी है। ये सभी कहां से पूछे जाएंगे, आपकी एनसीईआरटी बुकों से पूछे जाएंगे और आप उनमें जो है वही तो पूछा जाएगा। तो
इनको याद रखना भाई छोरो। 22 मार्च को कौन सा जल दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। अब देखो भाई, यह है आपका जल चक्र। कैसे है ये, जैसे मान लीजिएगा सागर है, और इन सागरों से क्या होगा, जब जल गर्म होगा और वाष्पीकरण के रूप में ऊपर जाएगा, और वाष्पीकरण की दर के ऊपर जाने पर क्या होगा, संघनन होगा, यानी कि बादलों के रूप में होगा, और संघनन होने के बाद क्या होगी, वर्षण होगी बूंदों के रूप में, और ये अपने धरातल पर आएगा, पर्वतों पर आएगा, मैदानों में आएगा, पठारों में आएगा, और यहां से वहां के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस किस में आ जाएगा, सागर में आ जाएगा। यही क्या है, जल चक्रण विधि है। यही क्या है, जल चक्रण विधि है। अगर हम बात करें तो देखो भाई, जल का वितरण, फिर कह रहा हूं, याद रख जो हमारी बात, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहे, हालांकि आपके लिए जीवन में यही आईएएस से बढ़कर एग्जाम है, क्योंकि जो जिसकी तैयारी कर रहा होता है उसके लिए वही सबसे बेहतरीन एग्जाम है। मेरा कतई कम आंकड़ा नहीं है आपके एग्जाम को, लेकिन बेटा सीधा सा याद रखना, जो आपके कोर्स में है वही तो पूछा जाएगा ना, और जिसके लिए कहा जा रहा है वही तो पूछा जाएगा। तो आप भारी भरकम ज्ञान ना पड़े इस समय। और अगर आपको आपके 150 में से 150 क्वेश्चनों में से भाई बचीड़ मारनी 140 तक है, तो वही पढ़ो या ना यार, जो एग्जाम में आ रहा है। फालतू की चीजें पढ़ने की आवश्यकता कहां पर है, उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो याद रखना भाई, जल का वितरण ये एक सामान्य वितरण है, कम। आपको सीधा सा फैक्ट में याद रखना, महासागरों में कितना, 97.3% जल है। इसीलिए तो हमने कहा था कि 2.7% जल क्या है, अलवणीय है। क्या भाई, अलवणीय है यानी कि मीठा है। तो देखो, और लवणीय कितना है, 97.3। बर्फ छत्रक के रूप में कितना है, 0.2.0। भूमि का जल कितना है, 0.68। झीलों का अलवणीय जल कितना है, 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें कितनी है, 0.009। नमकीन झीलें कितने हैं, सॉरी वायुमंडलीय जल कितना है, 0.0019। और नदियों वाला कितना है, 0.001। और इस प्रकार से आपका कितना हो जाता है दोस्तों, 100% जल हो जाता है। आपको ये सामान्य देखना है। इधर देखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, महासागर की औसत लवणता कितनी है, 35% भाग है। यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो में 35वां भाग कौन सा है, लवणता है महासागरों में। जबकि यहां फिर इंपॉर्टेंट है, इजराइल के मर्ज सागर में ये कितना है, 240 ग्राम प्रति लीटर। 240 ग्राम प्रति लीटर। छोरों, पूछा जा सकता है कि इजराइल के मर्ज सागर में लवणता कितनी है, 340 ग्राम प्रति लीटर पाई जाती है, जिसमें तैराक पलवन कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे क्या बना देती है, सघन बना देती है। देखो भाई, ये हो गया आपका कौन सा संसाधन है, जल संसाधन। कौन सा संसाधन है, जल संसाधन है। अगर मैं बात करूं छोरों, तो देखो देखो भाई, हमने आज पढ़े हैं 3 टॉपिक। कितने टॉपिक है, 3 टॉपिक। एक तो कौन सा भाई, एक तो पढ़ा आपने
राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ा आपने, और यानी कि नेशनल सिंबल पढ़ा आपने एक तो, दूसरा पढ़ा आपने खान पान, तीसरा पढ़ा आपने जल संसाधन। देखो भाई, इस क्लास में आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपके लिए मैं एक बड़ी क्लास लेकर आऊंगा। कभी कभी होता क्या है, हम लास्ट में भ्रमित होते हैं। भ्रमित होने का तात्पर्य डर रहता है, और वो डर स्वाभाविक हुए, एग्जाम का प्रेशर ही इतना होता है, और हम एक बार इधर देखते हैं, एक बार उधर देखते हैं, फिर थोड़ा इधर देखते हैं। इधर उधर मत डोलिएगा। एक तो आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी संस्थान के हों, कहीं से भी आपने लिए हों, कोई भी उनमें, और मैं तो ये कहता हूं लास्ट समय जाते जाते आप एक बार आपकी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको जरूर देख कर जाइएगा। ट्यूशन वहीं से आने वाला है, और हमने भी आपका इन नोट्सों में 99.99% क्या किया है, बहुत मेहनत करके एनसीईआरटी के जो आंकड़े हैं वही रखने की कोशिश की है। उन्हीं से हमने टॉपिक उठाए ताकि आपके सभी क्वेश्चन यहीं से मिले। दोस्तों, मिलेंगे ही, आपको अपनी मेहनत को 4 चांद लगाने हैं और मेहनत करनी है, और इतनी मेहनत कर दो कि फोड़ दो एग्जाम को। 150 में से 150 क्वेश्चन कटे कहां से, ये चाहे कितना ही कठिन पेपर आए, मुझे पक्का यकीन है आप अब की बार 140 पार, इतना याद रखना है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।